अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा, आज से हम फिज़िक्स का एक नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और ये यूनिट 11th क्लास फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट्स इन 11th क्लास फिज़िक्स, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। बेटा, 11th क्लास की जो फिज़िक्स है इसमें जनरली हम मैकेनिक्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिज़िक्स का, क्लासिकल मैकेनिक्स, वो स्टडी करते हैं। और इस क्लासिकल मैकेनिक्स के जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम स्टडी करते हैं इसी यूनिट में, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। आगे जो भी आप यूनिट पढ़ोगे 11th क्लास के फिजिक्स में, चाहे वो वर्क, पावर, एनर्जी हो, रोटेशनल डायनेमिक्स हो, ग्रेविटेशन हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, हर एक यूनिट में बेटा इस वाले यूनिट के कॉन्सेप्ट्स आप यूज करेंगे, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आप अंडरस्टैंड करेंगे, यही वाले कॉन्सेप्ट्स आप आगे जाके आगे वाले यूनिट्स में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है आगे वाले यूनिट्स जो हैं आपको कितने समझ में आ जाएंगे, आप कितना सॉल्व कर सकते हो उन यूनिट्स को, आपकी अंडरस्टैंडिंग उन यूनिट्स के रिगार्ड में कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि आपका जो लॉज ऑफ मोशन है ये आपने कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। So I recommend you to watch these lectures on laws of motion very carefully और हर एक पॉइंट को आप नोट कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लर्न कीजिए, तभी जाके आपका जो आगे वाले जो यूनिट्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। एंड आई विल ऑन माय पार्ट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये जो यूनिट है इसको मैं कोशिश करूँगा बहुत सिंपल और प्रिसाइज तरीके से आपको मैं ये समझाऊंगा, ठीक है बेटा। पर फॉर दैट पार्ट यू हैव टू स्टे विद मी, यू हैव टू बी पेशेंट फॉर एवरीथिंग एंड यू हैव टू वॉच एवरीथिंग वेरी केयरफुली, ठीक है बेटा। तो एक सिंपल सी बात कहूँगा मैं बेटा कि यो यूनिट शो ये यूनिट अगर फिक्र तो सारी फिजिक्स तक। सो बी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन दिस यूनिट, ठीक है। तो बेटा हमारा जो यूनिट है, यूनिट का नाम है बेटा हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये हमारे यूनिट का नाम है, ठीक है। एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का, ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिकली हम फिजिक्स का कौन सा एस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम बेटा प्राइमरली फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फोर्स है, तो वही फोर्स हम न्यूटन्स लॉज में इस यूनिट में स्टडी करने जा रहे हैं। पर इस फोर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं इस मैकेनिक्स का, ठीक है बेटा। ये जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स हम जनरली कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन को। जब भी हम मोशन स्टडी करते हैं उसको फिजिक्स में हम कहते हैं वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिक्स। मोशन स्टडी करने का मतलब है एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू मोशन, चाहे वो इफेक्ट ऑफ मोशन हो, चाहे वो काज ऑफ मोशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन मोशन हो, एवरीथिंग रिलेटेड टू मोशन, फ्रॉम रेस्ट, from velocity, from speed, from acceleration, from forces, from energies, from these things to everything, जो भी चीज मोशन के रिलेटेड हो वो हम बेटा मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। तो स्टडी ऑफ मोशन का मतलब है एवरीथिंग रिलेटेड टू मोशन, एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू मोशन, वी डिस्कस दैट इन मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स है बेटा, इस मैकेनिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, क्योंकि मोशन जो है इसको आप इस मोशन का कौन सा एस्पेक्ट आप स्टडी कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव कैटेगोराइज्ड दिस मैकेनिक्स इनटू वेरियस ब्रांचेस। एक ब्रांच को हम कहते हैं बेटा, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है, उसको हम बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और इस क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पोर्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स।
हम सारी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ने जा रहे इस 11th-12th में, नहीं। हमारा जो 11th-12th का सिलेबस है, इट यूजुअली इन्वॉल्व्स न्यूटोनियन पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके अलावा भी क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंट एडवांस्ड पोर्शंस हैं, जैसे लेग्रेजियन मैकेनिक्स है और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है, जिनको आप हायर क्लासेस में स्टडी करते हो। पर 11th क्लास फिजिक्स या 11th-12th या अप टू जेई नीट लेवल, हमारी जो फिजिक्स, हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें हम बेटा न्यूटन्स लॉज, न्यूटोनियन मैकेनिक्स डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स के डिफरेंट ब्रांच में एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स। पर ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना बेटा, इस क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कौन सी मोशन डिस्कस करते हैं, हम किन ऑब्जेक्ट्स की मोशन स्टडी करते हैं, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ दिस क्लासिकल मैकेनिक्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। तो पहली जो बात है वो है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो ऑब्जेक्ट्स, जिन ऑब्जेक्ट्स की मोशन स्टडी करते हैं, ना तो वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ना तो वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। बहुत ज्यादा छोटे होने का मतलब है कि जो हमारे छोटे पार्टिकल्स सब एटॉमिक लेवल के हैं या एटॉमिक लेवल के हैं या मॉलिक्यूलर लेवल के हैं, उनको छोड़ देते हैं। उनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी नहीं करते। मतलब जिनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा, एटम जैसे एटम का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इसके रेंज में जिन पार्टिकल्स का, जिन ऑब्जेक्ट्स का साइज है, उनको छोड़ देते हैं। उनके लिए हमारे पास अलग मैकेनिक्स है। उनकी मोशन को स्टडी करने के लिए उनके जो लॉज है रिलेटेड टू द मोशन, दोज आर डिफरेंट, और उस ब्रांच को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। उसको छोड़ देते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम छोटे ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्कस नहीं करते, नो, वो छोटे ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दो, नंबर 1। नंबर 2 बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स की बात भी नहीं करते। बहुत ज्यादा बड़े, मान लो बहुत ज्यादा मैसिव, जैसे ब्लैक होल है आपका, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी गैलेक्सी है, इसकी मोशन को स्टडी करना है, जिसका बहुत ज्यादा मास है, उसकी मोशन को स्टडी करना, वो भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं करते, उसको भी हम छोड़ देते। क्योंकि उसके लिए, उस मोशन को स्टडी करने के लिए हमको एक नया एस्पेक्ट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जिसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा मैसिव है तो जनरल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज होंगे, तो उसको हम छोड़ देते हैं। वो मैकेनिक्स, उन चीजों की मोशन हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस नहीं करते। इसी तरह एक और चीज याद रखनी है हमें कि क्लासिकल मैकेनिक्स में उन ऑब्जेक्ट्स की भी मोशन हम स्टडी नहीं करते जिनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब जिनकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल और नियर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिस ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, कितनी ज्यादा, जितनी लाइट की वेलोसिटी है, जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी है, इस रेंज की वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी नहीं करते। उन ऑब्जेक्ट्स को भी हम छोड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए, उनकी मोशन स्टडी करने के लिए हमको एक और एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर जाके उनकी मोशन, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें हम इंटरमीडिएट पार्ट स्टडी करते हैं, इंटरमीडिएट यूनिवर्स स्टडी करते हैं, जो ना तो बहुत छोटे होंगे, जिनको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, और जो ना तो बहुत ज्यादा बड़े और मैसिव होंगे, जिनको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्टडी करते हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स की मोशन जो है, इनकी वेलोसिटी जो है, ये बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। कितनी ज्यादा, कम, इसको हम वी शुड नॉट कंपेयर दिस वेलोसिटी शुड नॉट बी कंपेयरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर उसके लिए हमको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज करनी पड़ेगी। तो इन चीजों का ख्याल रखना है हमें, किन किन चीजों का, ना तो बहुत छोटे होंगे, ना तो बहुत ज्यादा मैसिव होंगे, और ना तो इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बाकी इनको छोड़ के जो भी आपका पोर्शन, जो भी आपकी मोशन बचती है, वो सारी चीजें हम बेटा डिस्कस करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। वो मोशन हम स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। सो दिस इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम
अपने लेवल, अपने साइज के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो है मोशन वो स्टडी करते हैं। क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी भी इंटरमीडिएट रेंज की है, ना हमारी कैपेबिलिटी है बहुत छोटे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना, और ना हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा है बहुत बड़े एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना। हमारे अल्लाह ने जो हमें कैपेबिलिटी दी है, दैट इज एन इंटरमीडिएट रेंज कैपेबिलिटी। वी कैन मोर एक्यूरेटली डिस्कस दोज ऑब्जेक्ट्स प्रिसाइसली जो हमारे रेंज के होंगे। हमारे रेंज के होने का मतलब है जो ना तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। उन इंटरमीडिएट साइज्ड पार्टिकल्स की मोशन हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो वही मोशन हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासिकल मैकेनिक्स वी हैव क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें मैंने अभी कहा छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स, सब एटॉमिक लेवल या एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स की मोशन उसी में डिस्कस करते हैं। उसके अलग लॉज है, उसमें जो रूल्स हैं वो अलग है। दोज आर टोटली डिफरेंट कंपेयर टू दिस क्लासिकल मैकेनिक्स। और एक और मैकेनिक्स है हमारे पास, एक और मोशन है जिसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं, जिसमें बहुत हाई वेलोसिटीज इन्वॉल्व होती हैं या बहुत हाई मासेस इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हम बेटा आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस का पोर्शन है, जो हमें मैकेनिक्स पढ़नी है, ये बहुत पुरानी मैकेनिक्स है। 17th सेंचुरी की मैकेनिक्स है ये जो हमें पढ़नी है। और दिस इज रिलेटिवली एन ईजियर पोर्शन। दिस इज द easiest part, easiest portion of the mechanics that we are going to study, and that is your classical mechanics. और इस classical mechanics को भी हमको सारा नहीं पढ़ना। we are not going to study the entire classical mechanics, नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स में बेटा हम खाली पढ़ने जा रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब है वो वाली मैकेनिक्स जिसमें आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज कर पाओगे, जिसमें हम न्यूटन्स लॉज उस वाले पोर्शन में, उस वाली मोशन में, उस वाली मैकेनिक्स में, जिस मैकेनिक्स में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करते हैं, वही मैकेनिक्स हमको पढ़नी है। उसी मैकेनिक्स को हम कहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं वो है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और वही पोर्शन, वही मैकेनिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बेटा कहा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अलावा भी क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, एडवांस्ड मैकेनिक्स के पोर्शंस हैं, जैसे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स है एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है। दोज आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस classical mechanics. Those are also related to this classical mechanics, but that is an advanced part of the physics. वो आप आगे जाके +3 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर्स लेवल में वो चीज़ें जो है वो आप डिस्कस करेंगे। इस वाले लेवल पे जो अभी हमारी है अप टू जेईई एडवांस लेवल, इसके लिए हम खाली न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेटा स्टडी करते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ थिंग अबाउट मैकेनिक्स। सो बेटा अब जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में मैंने कहा कि इसमें हम जनरली मोशन स्टडी करते हैं, और मोशन के रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। अब इस मोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है कि मोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करना विदाउट नोइंग अबाउट द काज। फॉर एग्जाम्पल आपने काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ी वेलोसिटी, आपने एक्सेलरेशन पढ़ी, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, और आपने बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स इनके रिलेटेड में पढ़ी। बट यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द काज की एक्सेलरेशन कब होगी, वेलोसिटी चेंज कब होगी, डायरेक्शन चेंज कब होगी। इन चीजों को हमने काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं किया। We were only learning basic things like what is velocity, what is acceleration, how to find velocity, how to find average velocity, how to find average acceleration, ये चीजें हमने पढ़ी। तो बेटा जब आप मैकेनिक्स का वो वाला पोर्शन पढ़ते हो ना, जिसमें आप बेसिक मोशन के एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हो विदाउट एनी काज कि ये क्यों होते हैं, क्यों हो रही है ये मोशन, उस वाले पोर्शन को हम जनरली कहते हैं काइनेमेटिक्स, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। पर अगर आप मोशन के काज को अंडरस्टैंड करोगे कि अगर मोशन हो रही है, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, तो अगर आप काज को स्टडी करते हो तो उस वाले पार्ट को आप मैकेनिक्स के उस पार्ट को आप बेटा कहते हो डायनेमिक्स।
तो आज से बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, दिस इज डायनेमिक्स, दिस इज द डायनेमिक पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है जिसमें हम मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशन का काज स्टडी करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करनी है तो कैसे करोगे, अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है तो कैसे करोगे, अगर एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो क्या करोगे आप। तो ये सारी चीजें जिसमें काज, आप काज पढ़ोगे, मे बी पॉसिबली इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ मोशन, या मे बी कुछ और एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन ऑफ मैकेनिक्स को हम कहते हैं डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है, दैट इज अ फोर्स। तो बेसिकली हमारा जो फोकस आज के बाद रहेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जो हम यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, that will be that focus will be on the forces। बेटा एक्चुअली हमको फोर्सेस डिस्कस करने हैं। फोर्स इज द बेसिक एंड फंडामेंटल काज ऑफ द मोशन। यही फोर्सेस, यही फोर्स, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इसके डिफरेंट इफेक्ट्स, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसके डिफरेंट टाइप्स, यही सारी चीजें हम बेटा जो है स्टडी करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो नंबर 1। अब जो पहली चीज है बेटा वो है कि ये फोर्स जो है, ये फोर्स होता क्या है, व्हाट इज अ फोर्स एक्चुअली। और हमेशा याद रखेंगे बेटा, जो भी डेफिनेशन या जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, दिस कॉन्सेप्ट और दिस डेफिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ये बेसिकली इफेक्ट पे बेस्ड होगा। मतलब मैं अगर फोर्स को डिफाइन करूंगा, ये फोर्स को मैं डिफाइन करूंगा इसके इफेक्ट से कि ये फोर्स कर क्या सकता है, उसी इफेक्ट से मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। क्योंकि फिजिक्स में हम जनरली एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, और अगर आप किसी भी चीज को डिफाइन करोगे ना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन, तब जाके उसकी एप्लीकेशन फिर आपको ज्यादा समझ आती है। तो बेटा जहां तक फोर्स का सवाल है कि फोर्स क्या है, सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज दैट इट इज एन एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी। बेटा अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करनी है ना, तो जो इस वेलोसिटी को चेंज कर सकता है ना बेटा, वो फोर्स है। तो फोर्स का काम जो है, ये इसी काम से पहचाना जाता है। इसका काम है बेटा, फोर्स का काम है वेलोसिटी चेंज करना, और जो भी चीज आपकी वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकता है, उसको फोर्स कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा। हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं स्टेट, स्टेट कंडीशन, हालत। हमारे पास दो स्टेट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट की दो स्टेट, एक ऑब्जेक्ट इन दो स्टेट्स में हो सकता है। या तो वो होगा, एक स्टेट है जिसको हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेशन स्टेट, नॉन एक्सेलरेशन स्टेट, और दूसरा स्टेट है हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्टेट। बेटा नॉन एक्सेलरेशन स्टेट का मतलब है, ये तो नाम ही कहता है आपको, जिस स्टेट में अगर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 है तो उसको हम नॉन एक्सेलरेशन स्टेट कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 0 दो केसेस में होती है, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जिसको हम स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं, मतलब या तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, या तो बेटा वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वो मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। बेटा दिस स्टेट एंड दिस स्टेट, टेक्निकली these two states are identical। रेस्ट में होना या यूनिफॉर्म मोशन में होना एक ही बात है, क्योंकि जब जो फिजिक्स के लॉज आप एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो ना एट रेस्ट, वही फिजिक्स के लॉज, वही रिजल्ट्स आपके निकलेंगे जब आप उन्हीं लॉज को अप्लाई करोगे यूनिफॉर्म मोशन में। These two states, that is the state of rest and the state of uniform motion, these two states are technically same। और इन दोनों स्टेट्स को हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेशन स्टेट। या तो एक ऑब्जेक्ट
नॉन एक्सेलरेशन स्टेट में होगा या तो एक्सेलरेशन स्टेट में होगा। नॉन एक्सेलरेशन स्टेट का मतलब है उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। जीरो एक्सेलरेशन तब होगी, इसके दो केसेस हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे मैं अभी रेस्ट में हूं, सो आई एम इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मेरी वेलोसिटी जीरो है, या तो मैं मूव कर रहा हूं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड विद सेम स्पीड, मतलब मेरी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मेरा मैग्नीट्यूड भी स्पीड का कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। जब आपका मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का सेम है, आपकी डायरेक्शन भी सेम है, वी कॉल दैट मोशन एज यूनिफॉर्म मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, वी कॉल दैट द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में होने का जो स्टेट है और रेस्ट में होने का जो स्टेट है, दे आर टेक्निकली सेम, क्योंकि जो लॉज ऑफ रेस्ट में अप्लाई कर सकते हो वही लॉज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में भी अप्लाई कर सकते हो। जो रिजल्ट आपके रेस्ट में आएंगे वही रिजल्ट आपके यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे। द रेस्ट एंड द यूनिफॉर्म मोशन दे आर टेक्निकली सेम। और क्यों सेम क्यों है? क्योंकि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होती है। सो दिस इज वन स्टेट। दूसरा स्टेट है हमारा एक्सेलरेशन स्टेट। एक्सेलरेशन स्टेट का मतलब है जब आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में हो पर उसकी मोशन यूनिफॉर्म ना हो। इस वाली स्टेट में एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और उस मोशन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, उस वाले स्टेट को हम कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन स्टेट, एक्सेलरेटेड स्टेट। अब ये स्टेट्स क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि मुझे बेसिकली आपको बताना है फोर्स क्या है, व्हाट इज अ फोर्स। तो पहली चीज जो मैंने आपको फोर्स के बारे में कही वो है कि force is an agent which causes a change in velocity। जो वेलोसिटी को चेंज करे उसी को हम फोर्स कहते हैं। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेशन। इसका मतलब है फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। या इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी है, और स्टेट दो हो सकती है, एक स्टेट है नॉन एक्सेलरेशन स्टेट, दूसरी स्टेट है एक्सेलरेशन स्टेट। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को नॉन एक्सेलरेशन स्टेट में से एक्सेलरेशन स्टेट में लाना है तो आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन स्टेट से लेके नॉन एक्सेलरेशन स्टेट में लाना है तो आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है if an object is at rest and you want to bring that object into motion, रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, मोशन में आएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन स्टेट में आएगा। तो रेस्ट में से मोशन लाने के लिए आपको जो एजेंट चाहिए वी कॉल दैट फोर्स। और मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एक्सेलरेशन स्टेट एंड यू वांट टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट टू रेस्ट और you want to bring that object to uniform motion state, you have to exert the force। तो ये सारी जो काम है ना ये फोर्स करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज है फोर्स की। तो फोर्स का जो सिंपली काम है ना, इट इज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इट इज टू चेंज द वेलोसिटी। मैं अभी रेस्ट में हूं तो मुझे अगर चलना है तो रेस्ट में हूं तो वेलोसिटी जीरो है, चलूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज होगी, पहले जीरो थी अब बढ़ेगी। तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो चीज चाहिए ना, जो चीज मुझे ला सकती है ना रेस्ट से मोशन में, दैट्स अ फोर्स। इसी तरह अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे रुकना है, तो अभी मैं मोशन में हूं तो फिर जाके मुझे रुकना है, मुझे रेस्ट में आना है, तो इसका मतलब यू हैव टू डिक्रीज योर वेलोसिटी टू जीरो। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए एंड यू नीड अ फोर्स। So this is what we call a force. Any agent, जैसे 9th क्लास में आप पढ़ते थे पुश और पुल, any push or pull which is required to change your velocity is called a force। ठीक है? So this is precise and simple। Force is basically an agent to change the velocity or to change the state of an object। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो, अब ये जो फोर्स है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जब हम देखते हैं उस पूरे कायनात की बात करते हैं तो हम बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है वो इसमें देखेंगे।
हर एक फोर्स का काम यही है जो मैंने कहा, हर एक फोर्स की डेफिनेशन यही है। पर जब हम इन फोर्सेस का नेचर स्टडी करते हैं कि ये फोर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ है, ये वाला फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुआ है, इस फोर्स की बेसिक जो है बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक आइडेंटिटी क्या है, तो उस हिसाब से आप इस पूरी कायनात में 4 तरह के फोर्सेस देखेंगे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो पूरी कायनात है ना, इस पूरी कायनात को बनाने के लिए आपको 4 फोर्सेस चाहिए। ऊपर वाले ने जब ये पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स बनाई, तो इस पूरी कायनात को बनाने के लिए और इस पूरी कायनात को फंक्शन करवाने के लिए इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्रिएट करने पड़े। 4 फोर्सेस हैं जिससे ये पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता है, पूरी कायनात जो है चलती है, पूरी कायनात जो फंक्शन करती है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस। बेसिक फोर्सेस जो है वो खाली 4 तरह के हैं। इनको हम फंडामेंटल फोर्सेस भी कहते हैं, बेसिक फोर्सेस इन नेचर भी कहते हैं। और इन बेसिक फोर्सेस में जो पहला फोर्स है दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बेटा हर एक फोर्स के बारे में आपको एक ब्रीफ सा आइडिया देता हूं, ब्रीफ सा आइडिया, ताकि याद रखो आप। 4 फोर्सेस हैं इस यूनिवर्स में, इन्हीं 4 फोर्सेस की वजह से ये सारी कायनात जो है ये फंक्शन करती है। और उनमें से जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर तरीन फोर्स जो है, जो ऊपर वाले ने बनाया है, दैट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करने के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो काज है ना, जिससे ये प्रोड्यूस होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज अ मास। बेटा मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, सो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट स्पेस टाइम कर्वेचर। हम न्यूटोनियन, हम जो भी कॉन्सेप्ट, मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, इट विल बी, दिस कॉन्सेप्ट विल बी ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके बहुत सारे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। मैं खाली न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा इसमें। तो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट्स में से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट टू फील ग्रेविटेशनल फोर्स और टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एन ऑब्जेक्ट मस्ट पॉसेस मास। या आप सिंपली याद रख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना बेटा, ये एक्सर्ट होता है या ये प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मास। इसका जो रीजन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रीजन है, दैट्स अ मास। अगर इसका मतलब है दो ऑब्जेक्ट या दो पार्टिकल्स एक दूसरे को कब करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट, जब उन दोनों पार्टिकल्स के पास मास होगा। मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सिंपली याद रखेंगे, whenever there is mass there will be gravity, there will be gravitational force, and this gravitational force is one of the most important forces जो पूरी कायनात का बेसिक स्ट्रक्चर है। that basic structure is primarily because of this gravitational force। सिंपल चीज आप याद रखेंगे, gravitational force is because of mass। जो फोर्स एक्सर्ट होगा ना एक बॉडी पे, या एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगी ना बिकॉज ऑफ इट्स मास, वी कॉल दैट फोर्स एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी इसके डिटेल्स हम ग्रेविटेशन में, हमारा यूनिट आने वाला है, एक यूनिट है हमारा 11th फिजिक्स में, उसका नाम ही है ग्रेविटेशन। बाकी इसके एस्पेक्ट्स हम सारे वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। So gravitational force is because of mass. This is one of the most important forces, but remember this is the weakest force. ये सबसे कमजोर तरीन फोर्स है। पर अगर ऊपर वाले ने इसको सबसे कमजोर बनाया है, पर इसको एक अच्छी प्रॉपर्टी ये दी है दैट दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब इसका जो रेंज है ना, वो बहुत सारे फोर्सेस से ज्यादा रेंज इसी का है। मतलब कहाँ सन और कहाँ अर्थ, यहाँ अर्थ और इतनी दूर पे है सन, या इतने दूर पे है स्टार्स, इतने ज्यादा डिस्टेंसेस पे है। इतने डिस्टेंसेस के बावजूद भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पावर है वो वीक है, बट इट हैज अ लॉन्ग रेंज। ये बहुत दूर तक जो है एक्सर्ट हो सकता है एक बॉडी में, ठीक है। सो दिस वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर सेकंड, जो दूसरा हमारा फोर्स है, उसको हम कहते हैं बेटा
इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। ठीक है बेटा, इसके लिए भी एक बेसिक सी चीज याद रखेंगे। 12th क्लास जो फिजिक्स है उसमें हम इस इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स को डिटेल्ड में अंडरस्टैंड करते हैं। इनफैक्ट 50% ऑफ द 12th क्लास फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस। अब सिंपल सी चीज इसमें याद रखेंगे, जैसे आपने याद रखा ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकॉज ऑफ मास, आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स इज बिकॉज ऑफ चार्जेस, इट इज बिकॉज ऑफ चार्जेस। बेटा अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है ना बेटा, ये तब करेगा जब दोनों पार्टिकल्स के पास चार्ज होगा। जैसे ये अगर इस पे इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इसका मतलब है दोनों के पास चार्जेस है। सो चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। सिंपल सी बात है, when there are charges there will be electrodynamic force, when there are masses there will be gravitational force. So similarly we have a third type of force जिसको हम बेटा कहते हैं strong nuclear force, strong nuclear force। बेटा इसका नाम ही strong है। So out of all the four fundamental forces this force is the strongest force। सबसे खतरनाक फोर्स, सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। पर अगर ये ताकतवर है, इसकी एक खामी है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब इसका जो रेंज है ना एग्जर्ट होने का वो लिमिटेड है। इनफैक्ट दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इसका रीजन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कब एग्जर्ट होगा बेटा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जर्ट होता है बिटवीन क्वार्क्स या between those particles which are inside the nucleus। जनरली हम कहते हैं एक न्यूक्लियस में बेटा एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो आपस में बंद रखता है, जो आपस में जोड़ता है, जो आपस में इस न्यूक्लियस में उनको स्टेबल रखता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही ऐसा फोर्स है जो एक न्यूक्लियस को बनाता है। एक न्यूक्लियस में डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, एंड दैट फोर्स इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेटा ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ फोर्स। ये खाली एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन के साथ नहीं जोड़ता, ये खाली दो प्रोटॉन्स या दो न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ता। बेटा अगर आप एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को देखेंगे ना, दोज आर नॉट बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन को ब्रेक करेंगे तो वहां पे आपको उनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जिनको हम कॉर्क्स कहते हैं, और उन कॉर्क्स को जो आपस में जोड़ता है फिर जाके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाता है, दैट इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब है प्रोटॉन को बनाने के लिए, प्रोटॉन किनसे बना होता है, कॉर्क्स से। कॉर्क्स क्या है, ये भी पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, बेसिक पार्टिकल्स है, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। पर जब दो तीन कॉर्क्स मिल जाते हैं तो वहां पे प्रोटॉन बनेगा या न्यूट्रॉन बनेगा। तो उन कॉर्क्स को कौन मिलाएगा आपस में, यही फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कॉर्क्स को मिलाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनाता है, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को मिला के बेटा जो है उनको मिला के एक न्यूक्लियस बनाता है। फिर उस न्यूक्लियस के साथ जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड क्यों घूमता है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, चार्ज की वजह से। तो बन गया आपका एटम। फिर वो बाकी सारे जो एटम्स है ना वो आपस में मिल जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर मासेस, मे बी बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस। तो इसका मतलब इसके बाद ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, तो फिर जाके आपका बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सिंपली याद रखेंगे बेटा, दिस न्यूक्लियर फोर्स, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है बेटा, दिस एग्जिस्ट्स इनसाइड अ न्यूक्लियस, दिस एग्जिस्ट्स इनसाइड न्यूट्रॉन्स, इनसाइड प्रोटॉन्स, एंड दिस न्यूक्लियर force is the strongest force that exists in nature, but this strong nuclear force, it has the shortest range। बेटा ये सबसे ताकतवर है पर इसका रेंज सबसे छोटा है। सबसे छोटा मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स खाली न्यूक्लियस के अंदर एग्जर्ट होता है। अगर आप दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में थोड़ी सी भी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये न्यूक्लियर फोर्स गायब हो जाता है, जैसे था ये। मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट होता है विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट। अगर आपने वो पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस किया, ये न्यूक्लियर फोर्स गायब हो जाता है, इट वैनिशेस।
और इसका जो लिमिट है वो बहुत कम है, बहुत कम है। इसका जो रेंज है वो बहुत, जब न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे तभी ये न्यूक्लियर फोर्स उन पे एग्जर्ट होता है। ठीक है बेटा, तो दिस वाज योर न्यूक्लियर फोर्स। एक और फोर्स है हमारा, वी कॉल दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है बेटा। अब इसका नाम वीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक है, इट इज वीक इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेटा ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली, this force is usually involved in radioactivity, in the radioactive phenomena like beta decay। बेटा ये 12th क्लास फिजिक्स में एक यूनिट आप पढ़ेंगे जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, तो उस यूनिट में आप एक टॉपिक पढ़ते हो जिसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उस रेडियो एक्टिविटी में हम डिफरेंट फिनोमिनास पढ़ते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। तो आप इस लेवल पे एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि मान लो एक न्यूक्लियस में क्या होता है, कभी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये कन्वर्जन होता है ना, वहां पे कुछ पार्टिकल्स इमिट होते हैं, कुछ पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, उनको हम बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी अ पॉजिट्रॉन। और ये जो रिएक्शन है ना, मतलब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना, इसके लिए जो फोर्स आपको चाहिए, दैट फोर्स इज बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसी फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो दिस फोर्स इज जनरली इन्वॉल्वड इन रेडियो एक्टिव फिनोमिना। ठीक है बेटा, सो यही 4 तरह के फोर्सेस बेसिकली इस पूरी कायनात में एग्जिस्ट हो रहे हैं। सो दीज आर द 4 बेसिक काइंड्स ऑफ फोर्सेस जो पूरी कायनात को चला रहे हैं। पूरी कायनात को यही 4 फोर्सेस चला रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ मास, electrodynamic force because of charge, strong nuclear force because of those quarks या in between those quarks या in between those nucleons, हाँ, weak nuclear force responsible for radioactivity। बेटा इसकी जो बेसिक आइडियाज है ना इन फोर्सेस के, जो इस लेवल पे मैं आपको अभी बता रहा हूं, दिस इज अ बेसिक लेवल डेफिनेशन, बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट। आगे जाके आप इस ग्रेविटेशन का, इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, इस वीक न्यूक्लियर फोर्स के, इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप पढ़ोगे। तो एक जनरल सा एस्पेक्ट है, जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली इस यूनिवर्स में 2 तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट होते हैं। आई नो दिस थिंग इज नॉट रेलेवेंट हियर, बट फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिक्स, 2 तरह के पार्टिकल्स इस फिजिक्स में एग्जिस्ट होते हैं। और इन पार्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। और ये जो स्पिन है ना, इसकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फिजिक्स में। ये जो हमको लगता है स्पिन मतलब रोटेशन, ये हर बार रोटेशन से हम स्पिन को डिफाइन नहीं करते। तो कुछ पार्टिकल्स का स्पिन 1/2 होता है और कुछ पार्टिकल्स का स्पिन होता है 0, 1, 2। जिन पार्टिकल्स का स्पिन 1/2 है, दीज पार्टिकल्स, यही पार्टिकल्स पूरे मैटर को बनाते हैं, पूरे मैटर को बनाते हैं, वही पार्टिकल्स जिनका स्पिन 1/2 है। और जिन पार्टिकल्स का स्पिन होगा 0 या 1 या 2, वही पार्टिकल्स फोर्स कैरी करते हैं। वही पार्टिकल्स बेसिकली मेटीरियल पार्टिकल्स को, जिनका स्पिन 1/2 है, उनको आपस में जोड़ के मैटर बनवाते हैं। These are material particles and these are force carrying particles, जो फोर्स कैरी करते हैं। जो आपके पास ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है ना, these are basically because of the particles which have spin 0, 1 और 2। For example, जैसे gravitational force is basically because of gravitons। बेटा these are not real particles, sometimes they can be real, but these are actually virtual particles, but इनका जो effect है that's the real effect। Gravitation is because of gravitons, electrodynamic force is because of photons।
This strong nuclear force is because of gluons. This weak nuclear force is because of bosons. This is a very important discussion, but this is possibly a higher level discussion. जो आपकी जो 11th क्लास की फिजिक्स है या 12th क्लास की फिजिक्स है, इस लेवल पे हम इसको डिस्कस नहीं करते. तो मे बी ये मैंने आपको इसलिए बताया बेटा क्योंकि मे बी सम ऑफ यू वर वंडरिंग कि सर ने बताया ग्रेविटेशन फोर्स होता है मास से, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स होता है चार्ज से, तो न्यूक्लियर फोर्स किससे होता है. तो मैंने इनका रीजन नहीं बताया, मैंने खाली बताया कि न्यूक्लियर फोर्स होता है न्यूक्लियस में, और वीक न्यूक्लियर फोर्स तब एग्जिस्ट होता है, तब काम करता है जब रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिनाज होंगे. तो इनके रीजंस नहीं बताए सर ने. तो बेसिकली बेटा इनके रीजंस अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू डिस्कस दोज पार्टिकल्स वी हैव व्हिच हैव स्पिन 1, और उन स्पिन 1 पार्टिकल्स में आपके बोसॉन्स हैं और आपके ग्लूऑन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. सो दैट टॉपिक इज पॉसिबली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रेजेंट लेवल डिस्कशन. तो आप खाली इतना याद रखेंगे इस लेवल पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स तब होगा जब मास होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स तब होगा जब चार्जेस होंगे. इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस में ही फोटॉन्स आते हैं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को जोड़ के न्यूक्लियस बनाता है, या जो कॉर्क्स को जोड़ के न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनाता है. और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये रेडियो एक्टिव फिनोमिनास के टाइम पे काम करता है. So this was a general overview regarding the basic forces that exist in an universe. ठीक है बेटा. तो इसके अलावा हम जो फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं ना लॉज ऑफ मोशन में, I will not be discussing this gravitation, electrodynamics, strong nuclear और weak nuclear. बेटा इसके लिए आपका अलग यूनिट है 11th क्लास फिजिक्स में, ये आप आराम से डिस्कस करेंगे वहां, इसके सारे प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट्स, एवरीथिंग. इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस को स्टडी करने के लिए आपके पास 5 यूनिट्स हैं. 12th क्लास फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं, और 5 यूनिट्स जो हैं उनमें आप इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स पढ़ेंगे. इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता है, मैग्नेटिक फोर्स भी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो सारी इसी में हम डिस्कस करेंगे. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप 12th की फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स एक यूनिट है उसमें डिस्कस करेंगे. और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट वहां पे एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, वहां पे डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे जो हम फोर्सेस डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वो कौन से फोर्सेस है बेटा? फोर्सेस तो यही हैं, जो भी यूनिवर्स में फोर्सेस है ना यही है, पर अब इनके कुछ ऑफशूट्स हैं. प्रॉपर्टी वाइज इन्हीं फोर्सेस, बेसिक नेचर तो यही होंगे इन्हीं 4 फोर्सेस में. जो भी आप फोर्स स्टडी करोगे ना वो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई फोर्स होगा, पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज उसका हम अलग नाम रखते हैं, और वही नाम हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में यूज करते हैं. जैसे हम एक फोर्स स्टडी करेंगे जिसका नाम हम देंगे वेट. बेटा बाय नेचर ये वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, पर हम इसको वेट के नाम से पुकारेंगे. यहाँ पे वेट एक फोर्स है जिसको हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जिसको हम लॉज ऑफ मोशन में अप्लाई करेंगे. एक फोर्स पढ़ेंगे हम जिसका नाम टेंशन है. ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ टेंशन. ऑल्दो दिस फोर्स ऑफ टेंशन ये इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स है, पर इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स नहीं कहते, इसको हम टेंशन कहते हैं. हम इसको यहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स के नाम से नहीं, इसको हम टेंशन के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से हमने इनका नॉमेनक्लेचर चेंज कर रखा है. हम इन ये बेसिकली वही फोर्सेस हैं, उन्हीं फोर्सेस के ऑफशूट्स हैं, पर विद डिफरेंट नेम्स एंड विद डिफरेंट क्राइटेरियाज. इसी तरह एक और फोर्स है हमारा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. नॉर्मल रिएक्शन. हमारे पास एक और फोर्स है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. हमारे पास एक और फोर्स है जिसको आप इलास्टिक फोर्स कहते हो, इलास्टिक फोर्स. हमारे पास एक और फोर्स है जिसको आप बायोंट फोर्स कहते हो, बायोंट फोर्स. समझ आ रहा है बेटा? सो ये जो फोर्सेस है ना, यही फोर्सेस हम ज्यादातर लॉज ऑफ मोशन में स्टडी करते हैं. मान लो मैं आपको कभी पूछूंगा बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट है, बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है, तो आप ये नहीं कहोगे सर इलेक्ट्रोडायनेमिक है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पे वीक न्यूक्लियर फोर्स है. नहीं, एनालिसिस के टाइम पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग
जब हमको करनी है तब जाके हम उन फोर्सेस को यूज नहीं करते, क्योंकि दोज फोर्सेस वी डिफाइन दोज फोर्सेस on the basis of on the basis of the cause of the force, on the basis of the nature of the force. These are the forces which we define on the basis of their effect, on the basis of their effect. जैसे वेट, टेंशन, इसका अलग इफेक्ट होगा, वेट का अलग इफेक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन अलग, फ्रिक्शन अलग, इलास्टिक फोर्स अलग, बायोंड फोर्स अलग. सो जब मैं आपको कहूंगा ना बेटा बताओ इस मार्कर पे अभी कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है, तो आपको इन फोर्सेस में ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सा. सर इस पे वेट अभी एक्सर्ट हो रहा है, टेंशन नहीं है सर, बायोंड फोर्स है सर, फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इलास्टिक फोर्स है. तो जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा ना बेटा बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को लो, उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ऑब्जेक्ट को लो आप, और उस ऑब्जेक्ट पे मुझे सारे फोर्सेस दिखाओ कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है. उस डायग्राम को, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप कहते हो फ्री बॉडी डायग्राम. जैसे मैं अभी बनाऊंगा, ये यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, एक डब्बा है. मैं आपको कहूंगा बताओ इस डब्बे पे अभी कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है. तो आप इस डब्बे को ऐसे बनाते हो, सर ये डब्बा है, एक फोर्स यहाँ से है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है. तो ये आपने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई ना इस डब्बे की, इस सिस्टम की, हाँ, और इसमें आपने इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है वो सारे फोर्सेस दिखाए, इसी को आप फ्री बॉडी डायग्राम कहते हो. अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में जो आप ये सिस्टम ले रहे हो ना, जो आपने ये ऑब्जेक्ट लिया है, इट कैन बी अ फुल ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. मान लो कभी आपके पास ऐसे होंगे, ये एक डब्बा है ए, ये बी डब्बा है, इसके ऊपर एक और डब्बा है सी. मैं आपको बोलूंगा बताओ खाली मुझे बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना के दो. बी, अगर आपको खाली बी की डायग्राम बनानी है ना, इसका मतलब आपको खाली बी पे देखने हैं कौन कौन से फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं. अगर मैं आपको बताऊंगा ना बी और सी दोनों की, इन दोनों की एक ही फ्री बॉडी डायग्राम बना के दो, इसका मतलब बी और सी को ट्रीट करना है एक ही ऑब्जेक्ट बी प्लस सी, फिर दिखाने हैं आपको डिफरेंट फोर्सेस कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें. ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम इज बेसिकली a diagrammatic representation of different forces that are actually acting on a given object. हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इस पे हम डिफरेंट फोर्सेस दिखाते हैं, कौन कौन सा फोर्स उस पे एक्सर्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. और उस फ्री बॉडी डायग्राम में जो जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे ना बेटा, वो ये वाले होंगे. दैट फोर्स विल नॉट बी, उनको आप ये नहीं कहोगे कि ये ग्रेविटेशनल है एंड दिस इज अ न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस इज अ इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स. नहीं, उनके स्पेसिफिक जो नेम्स हैं वो आप ये यूज करोगे. तो इन सारे नेम्स को मैं, इन सारी टर्म्स को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा. पर आज के इस लेक्चर में खाली मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि बेसिकली व्हाट इज ए मैकेनिक्स, व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, व्हाट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और फोर्स क्या है बेसिकली, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फोर्स. आई होप कि आपको ओवरऑल ये मोटा मोटा समझ में आया होगा कि फोर्सेस क्या है और हम कौन सा ब्रांच फिजिक्स का स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है बेटा, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.